तो वो चैप्टर 10 का सेकंड लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 5 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसको स्टार्ट करेंगे अब। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट पार्टिकल्स की अमाउंट के ऊपर। जैसे कि हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हमने राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ा था, और वेपर प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ है, तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती थी, तो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता था। यानी कि वेपर प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट पार्टिकल्स की अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की अमाउंट को चेंज किया जाएगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे अच्छी एग्जांपल ये वेपर प्रेशर की ही है, क्योंकि अभी इसको हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा है। तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम पढ़ेंगे। पहली वेपर प्रेशर, दूसरी बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। इस लेक्चर की आउटलाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का सिंपल इंट्रोडक्शन है, जो कि वही सेम इंट्रोडक्शन होगा जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, और इसके बाद डिटेल में हम पढ़ेंगे इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। वही सेम डेफिनेशन है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की नेचर क्या है, यानी कि सॉल्यूट पोलर है या नॉन पोलर है, इस बात पर डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, लेकिन डिपेंड करती हैं इस बात पर कि सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। अगर सॉल्यूट की अमाउंट चेंज होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले ये बता हुआ है कि कॉलिगेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव। देन दीज प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, नॉट ऑन व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूट इट इज़। वही बात जो कि 2-3 दफ़ा ऊपर कर चुके हम, कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर यानी कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं सॉल्यूशन में, इस बात पर डिपेंड नहीं करती हैं कि सॉल्यूट की नेचर क्या है। इन दिस टॉपिक वी फोकस ऑन सॉल्यूशंस वेयर द सॉल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल। इस टॉपिक में हम ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे जिनमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा। नॉन वॉलेटाइल का कॉन्सेप्ट भी हम राउल्ट्स लॉ के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जो कि कम टेम्परेचर पर आसानी से एवेपोरेट नहीं होते। और दूसरी चीज़, ऐसे सॉल्यूट्स पढ़ेंगे जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ऐसे सॉल्यूट्स जो कि अपने आइंस के अंदर ब्रेक नहीं होते। हमने राउल्ट्स लॉ समझने के लिए NaCl की एग्जांपल ली थी। अब NaCl एक आयोनिक सॉलिड है जो कि सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने आइंस के अंदर ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl-। तो NaCl जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट नहीं है। हमने इस टॉपिक के अंदर ऐसे सॉल्यूट्स पढ़ने हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हों, यानी कि जो सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने आइंस के अंदर ब्रेक ना हो। तो इन सॉल्यूट्स के अंदर एग्जांपल आ सकती है ग्लूकोज की और शुगर वगैरह की। तो इनको हम पढ़ रहे होंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद आपके पास 4 नाम लिखे हुए जिनको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, इस एग्जांपल के अंदर हम ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो अगर आपको याद हो तो वेपर प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के अंदर। राउल्ट्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट मौजूद है तो उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास इस प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 atm है, सही। अब इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ, तो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसकी जो वजह थी इसको हम डिटेल में राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ चुके थे। तो फॉर एग्जांपल, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 10 atm था तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो चुका है। मिसाल के तौर पर अब हो चुका है 8 atm। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर के अंदर आ रही है कमी, तो इसी को हमने लिखा हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ क्यों हुआ है,
क्योंकि मैंने वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया था। मींस वेपर प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज हो रही है किस चीज़ की वजह से, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करने की वजह से। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से चेंज हो जाए, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी ये है वेपर प्रेशर। ये जो पहली एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, इस एग्जांपल के अंदर राउल्स लॉ को ही समराइज़ करके लिखा हुआ है। अगर आप इस वर्डिंग को एक दफ़ा खुद से पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन तब जब आपने राउल्स लॉ सही से समझा हुआ होगा तब। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये कि बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज़ एडेड टू इट। ये बात भी राउल्स लॉ से ही रिलेट करेगी कि अगर आपके पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है, तो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, सही, एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। अब चूँकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो चुका है, तो हमने राउल्स लॉ स्टार्ट करने से पहले वेपर प्रेशर को पढ़ा था, वेपर प्रेशर को एक दफ़ा रिवाइज़ किया था। वहाँ पर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का एक रिलेशन पढ़ा था कि इन दोनों के दरमियान होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। तो अगर यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन आएगा जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक, एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मींस 1 atm के बराबर। ये डेफिनेशन हमने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ी हुई है। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर of the solution becomes lower than that of the pure solvent at the same temperature। ये वही बात अभी जो हमने स्टार्टिंग में की कि जब एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। एज अ रिज़ल्ट द सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर इज़ लेस देन 1 atm एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल कंसीडर करनी पड़ेगी नंबर्स के साथ। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो प्योर सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर जो था हम कंसीडर कर लेते हैं 0.5 atm है, सही। और इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल 0.5 से वो डिक्रीज़ होकर पहुंच गया 0.3 atm के ऊपर। अब अगर मुझे इन दोनों को बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब तक इंक्रीज़ करना पड़ेगा जब तक इन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए, यानी कि 1 atm ना हो जाए। तो मेरे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अभी मैंने अज्यूम किया था 0.5 atm है, और इस सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज़ होके हमने मिसाल ली थी 0.3 atm पर पहुंच गया था। तो इन दोनों को 1 atm तक पहुंचाने में किसको ज़्यादा टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर मुझे 0.3 से पहुंचाना है 1 atm तक, और सॉल्वेंट जो था प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर मुझे पहुंचाना था 0.5 से 1 atm। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम था एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में चूँकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इस वजह से वेपर प्रेशर कम होने की वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया, यानी कि एलिवेट हो गया। इसी चीज़ को ग्राफ के ज़रिए समझाया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हमें ग्राफ बता क्या रहा है। तो इस ग्राफ के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर टेम्परेचर है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पर वेपर प्रेशर है।
वर्टिकल एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क है 1 ATM का, जिस पर एक डॉटेड लाइन बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जब लिक्विड्स का वेपर प्रेशर इस 1 ATM के पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ कर, तब जाकर ये लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। सही। अच्छा, अब इस ग्राफ के अंदर हमें दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक कर्व ग्रीन कलर का और दूसरा कर्व ब्लू कलर का। ये जो ग्रीन कलर वाला कर्व है ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ब्लू वाला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है इसका कर्व ऊपर की तरफ क्यों है और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसका कर्व नीचे की तरफ क्यों है? तो राउल्ट्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है कम। और अगर मैं वाई एक्सिस को देखूँ यानी कि वर्टिकल एक्सिस को देखूँ तो वर्टिकल एक्सिस पर वेपर प्रेशर ही है। तो जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका कर्व ऊपर की तरफ होगा और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका कर्व नीचे की तरफ होगा। जब इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो इस वजह से कर्व की पोजीशंस ये हैं। अच्छा, अब एक एक करके दोनों कर्व्स को देखते हैं। सॉल्वेंट, जैसे जैसे सॉल्वेंट का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे यानी कि इसको बॉयल करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़कर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसका प्रेशर, इस लिक्विड का प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा, यानी कि इस 1 ATM की लाइन को इंटरसेक्ट कर जाएगा। और जब ये वेपर प्रेशर 1 ATM तक पहुंच जाएगा तो सॉल्वेंट बॉयल होने लग जाएगा। अब इस पॉइंट पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर और ये पॉइंट आपको बता रहा है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T0B। सही। इसी तरह से सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चूँकि सॉल्वेंट के मुकाबले में कम था तो सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा और इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होकर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 ATM के, और इस पॉइंट पर ये होने लग जाएगा बॉयल। अगर आपको इसका भी बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पर, तो ये पॉइंट आपको दे देगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हमने नाम दिया है TB। ठीक। अब अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास दो टेम्परेचर्स के पॉइंट मार्क हुए हैं, एक ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट आगे की तरफ है? जाहिर सी बात है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आगे की तरफ है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गई, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। और ये इंक्रीज़ क्यों हुआ था? क्योंकि हमने सॉल्वेंट में मिलाया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको मिलाने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया था कम। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। तो चूँकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया था इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट तो हो गया, लेकिन कितना एलिवेट हुआ? तो ये एलिवेशन जो है आपको ये वाला डिस्टेंस बता रहा है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है डेल्टा TB। इस डेल्टा TB को निकालने का फार्मूला क्या होगा? बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। यहाँ पर बड़ा टेम्परेचर है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और छोटा टेम्परेचर है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB का फार्मूला बन जाएगा TB माइनस TB0। सही। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गई और ये एलिवेशन क्यों आई थी? सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करने की वजह से। अब चूँकि बॉइलिंग पॉइंट भी एक ऐसी प्रॉपर्टी बन चुकी है जो कि इस वजह से चेंज हो रही है क्योंकि आपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया था। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से चेंज हो जाती हैं वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। तो इस स्लाइड पर ही जो हमने ग्राफ समझा, इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है। जो बातें अभी मैंने आपको उर्दू में बताई एग्जैक्ट सेम वही बातें इंग्लिश के अंदर लिखी हुई हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ना है, इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पर बताई हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हो रहा था इजाफा। अब यहाँ पर हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है डिक्रीज़। तो फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है ये बात समझनी है अब। तो डेफिनेशन लिखी हुई है
depression of freezing point is the decrease in the freezing point of solvent when a non-volatile solute is added to it. अच्छा, दोबारा से फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो फैक्टर है ये भी राउल्ट्स लॉ के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर इसी तरह की बात लिखी हुई है कि जब आपने एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिक्रीज़ हो गया, और इसी डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कह रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफ भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है ये देख लें। द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of its solid state। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने ये की थी कि ये वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो टेम्परेचर कहलाता था बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आई है, ये आपके लिए नई डेफिनेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी कि अब हम वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं कर रहे होंगे बल्कि डिक्रीज़ कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने लिक्विड को बॉयल करना है मींस लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें हीट एनर्जी इंक्रीज़ करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचेगा। लेकिन फ्रीज़ करवाने के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ता है, और डिक्रीज़ करने का मतलब टेम्परेचर को कि अब हम लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करवा कर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर तक पहुंचा रहे होंगे, और वो पॉइंट कि जिस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्रीज़ हो जाता है। एट दिस पॉइंट लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सही, तो दोबारा से एक ग्राफ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को जो समझा रहा है। हमारे पास वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टेम्परेचर है और वर्टिकल एक्सिस पर वेपर प्रेशर है। ठीक, अब अगर आप देखें तो जो ग्रीन वाला कर्व है ये सॉल्वेंट का ही है, लेकिन ये कर्व दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है, और दूसरी तरफ आपके पास ब्लू वाला कर्व है जो कि सॉल्यूशन का है। पहले ग्रीन वाले कर्व को देखते हैं। ग्रीन वाला कर्व ये जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला हिस्सा जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट का है। हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट था पिछली वाली केस में भी, और उस केस में भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर का ग्राफ था, लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ था, वो इसी तरह से था। अब अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन वो उसको लाइट कर दिया गया है। सही, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मार्क किया गया है, ये वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया है। तो इस पॉइंट पर ये लिक्विड जो है फ्रीज़ हो चुका है, और जब ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है इस पॉइंट पर, तो सॉलिड के वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है सॉल्वेंट के लिए उसको थोड़ा सा स्टीपर, थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाया गया है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ये कर्व जो है नीचे की तरफ है, ये बात ये शो कर रही है कि जो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर। ऐसा ही है, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमारे पास वेपर प्रेशर है। अगर ये कर्व ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और अगर ये वाला कर्व नीचे की तरफ है तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है। और लिक्विड और सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर्स में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब हमें पता है कि लिक्विड और सॉलिड इन दोनों में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किसकी होती हैं? सॉलिड की होती हैं। अब चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो अगर सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो इसका वेपर प्रेशर होगा कम, और लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के मुकाबले में कम होती हैं तो इसलिए लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा। तो इस वजह से ये दो कर्व्स आपके पास बने हुए हैं, दो डिफरेंट कर्व्स जो हुए हैं सॉल्वेंट के लिए। ये जो ऊपर वाला कर्व है ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है, और जब लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हो गया यानी कि फ्रीज़ हो गया, तो सॉलिड सॉल्वेंट का जो कर्व है वो थोड़ा सा स्टीपर बना हुआ है। और ये जो पॉइंट आपको शो किया हुआ है ये वो पॉइंट है कि जिस पर लिक्विड जो है यानी कि प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज़ हो चुका है। तो अगर मुझे जानना है कि ये किस पॉइंट पर फ्रीज़ हुआ है, किस टेम्परेचर पर फ्रीज़ हुआ है, तो मैं एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और मेरे पास आ जाएगा सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट।
जिसको हमने नाम दिया है T0F। सही, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। यहाँ पर हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक लिक्विड सॉल्वेंट के लिए और दूसरा सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। और ये वो पॉइंट था कि जिस पॉइंट पर लिक्विड और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो गया था और इस पॉइंट पर जो लिक्विड सॉल्वेंट था वो फ्रीज़ हो गया था। सही, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब इस सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चूँकि कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो इस वजह से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कर्व नीचे की तरफ बना हुआ है। अब मैं चूँकि फ्रीजिंग पढ़ रहा हूँ तो अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे होंगे, यानी कि अब ये जो कर्व है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा क्योंकि हम टेम्परेचर को कर रहे हैं डिक्रीज़। और ये सॉल्यूशन सॉलिडिफाई कब होगा? जब इसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही ये वाला कर्व इस सॉलिड स्टेट वाले कर्व से इंटरसेक्ट करेगा तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाला कर्व इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर वाले कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक, और अगर मुझे जानना है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो मैं दोबारा से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा जिससे मुझे पता लग जाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हमने एक नाम दे दिया TF। अच्छा, अब दोबारा से अगर मैं देखूं तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आई है, यानी कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया सॉल्यूशन का? बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो उसका पॉइंट एक्स एक्सिस पर आगे की तरफ है सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका टेम्परेचर पीछे की तरफ है। यानी कि सॉल्वेंट के मुकाबले में अब सॉल्यूशन को फ्रीज़ करने के लिए मुझे टेम्परेचर को मज़ीद डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया था। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो पानी है प्योर वाटर वो फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अगर आप उस पानी के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl को ही ऐड कर देंगे, या अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट को देख लें तो ग्लूकोज, या अगर आप शुगर ऐड कर देंगे तो फिर वो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ नहीं होगा, बल्कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मज़ीद कम हो जाएगा। यानी कि अब वो माइनस टेम्परेचर के अंदर फ्रीज़ होगा। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डिप्रेशन आया, ये क्यों आया? ये सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से आया। और वो प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, आखिरी बात बस, यहाँ पर सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन तो आ गया, लेकिन कितना डिप्रेशन आया? तो वो डिप्रेशन हमें दोबारा से ये वाला डिस्टेंस बता रहा है जिसको हमने नाम दिया हुआ है डेल्टा TF, और इसी डेल्टा TF को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको निकालने का तरीका, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। अब इस केस में जो बड़ा टेम्परेचर है वो T0F है और छोटा टेम्परेचर जो है वो TF है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला बन जाएगा T0F माइनस TF। दोबारा से ये जो ग्राफ है इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखी हुई है, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखी हुई है। ये आपने इसको एक दफ़ा ख़ुद से रीड करना है। अच्छा, एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप एग्जैक्ट वही वर्डिंग मुझे लिख कर दें, या बोर्ड में भी वही एग्जैक्ट वर्डिंग लिखें, या सेम बात अगर आपके पास नोट्स में एक्सप्लेनेशन इससे अलग लिखी हुई है तो आप वही लिखें, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप इसको अपनी ओन वर्डिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस वो बात सही होनी चाहिए। आप अपनी बात को भी लिख सकते हैं, आपको उससे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बस बात सही होनी चाहिए। तो ये था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट, तीसरी एग्जाम्पल, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, और ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको एक टॉपिक याद होना चाहिए जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, डिफ्यूजन के नाम से। हमने डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स एक ऐसे रीजन से मूव करते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा अमाउंट में हैं
टू एक ऐसा रीजन जहाँ पर वो कम अमाउंट में है। तो इस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को हम कहते थे डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी बिल्कुल इसी तरह की एक सेम मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। एक ऐसे रीजन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, टू एक ऐसा रीजन जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। और ये जो मूवमेंट होती है ये होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन या एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि ख़ास तरह के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं एक जाली, जो कि अपने अंदर से एक ख़ास टाइप के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और दूसरे मॉलिक्यूल्स को रोकती है। और जाली के अंदर भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं छलनी की। आप कप के अंदर जब चाय डालते हैं तो आप छलनी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो छलनी क्या करती है, वो लिक्विड को, चाय को कप के अंदर जाने देती है और जो पत्ती होती है उसको रोक लेती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसा सब्सटेंस या फिर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हम अपने अंदर से एक ख़ास टाइप के मॉलिक्यूल्स को गुजरने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और इस टॉपिक में जो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से सॉल्वेंट को गुजरने देगी और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी ड्यू टू द हाई मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ सॉल्यूट। चूँकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है, इस वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक तरफ से दूसरी तरफ मूव नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसको ज़रा डायग्राम से देख लेते हैं, फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। डायग्राम के अंदर आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। और ये मेम्ब्रेन जो है सॉल्वेंट को अपने अंदर से गुजरने देगी, यानी कि सॉल्वेंट इस रीजन से इस रीजन में भी जा सकता है और इस रीजन से इस रीजन में भी जा सकता है, लेकिन सॉल्यूट इधर या उधर मूव नहीं कर सकता। ठीक, अब इन दोनों रीजन्स के अंदर अगर आप देखें तो इस वाले रीजन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम है, और यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कहती है कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मूवमेंट करवाता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। और ऐसा क्यों करवाता है, ताकि इन दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज हो जाए। यानी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इस रीजन से इस रीजन की तरफ मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मूवमेंट से पहले मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर 90% वाटर और सिर्फ 10% सॉल्यूट था, और जबकि इस तरफ 70% वाटर और 30% सॉल्यूट था। लेकिन अब यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वलाइज हो चुकी हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 15% वाटर है तो यहाँ पर 15% ही सॉल्ट भी है, और अगर यहाँ पर 35% वाटर है तो यहाँ पर 35% ही सॉल्ट भी है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस ने दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशंस को इक्वलाइज कर दिया, और ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कंटेनर के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वलाइज ना हो जाए। और जैसे ही ये इक्वलाइज हो जाएंगी तब ये जो सिस्टम है या ये जो कंटेनर है ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगा। यही सारी बातें आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बताई हुई हैं, इसको आपने एक दफ़ा खुद से रीड करना है। अच्छा, ये तो हो गई ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और ऑस्मोसिस की एक्सप्लेनेशन। लेकिन हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी थी वो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़नी थी। अच्छा, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर आता हूँ, उससे पहले बस एक आखिरी बात कर दूँ। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्यों हो रहा था, ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि एक तरफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम थी और दूसरी तरफ ज़्यादा थी। यानी कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कितनी है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट चेंज होगी तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा था। यानी कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मींस ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कॉलिगेटिव प्रोसेस है ऑस्मोसिस। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है पानी के प्रेशर को कहते हैं, वो प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दें, वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मिसाल के तौर पर इस कंटेनर में ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा था जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस रीजन से इस रीजन की तरफ मूव कर रहे थे।
अब अगर मुझे ये प्रोसेस रोकना है, यानी कि मुझे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को यहाँ से यहाँ पर आने नहीं देना, तो मुझे किस साइड पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर? जाहिर सी बात है इस साइड पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही मॉलिक्यूल्स आ रहे थे। तो इस साइड पर जो मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा, जिस प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो इस रीजन से इस रीजन में आना रुक जाएंगे, तो वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर दे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन लिखी हुई है कि द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। When osmosis occurs, water naturally moves from dilute side to the concentrated side through a semi-permeable membrane। वही बात अभी जो हमने की कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब होता है जब वाटर जो है नेचुरली मूव करता है डाइल्यूट साइड से कॉन्सेंट्रेटेड साइड की तरफ, यानी कि एक ऐसे रीजन से सॉल्वेंट मूव करता है जहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है, टू एक ऐसा रीजन जहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। अच्छा, ये डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। डाइल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट कम है, और कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। सही। अच्छा, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो है वो नेचुरली मूव करता है फ्रॉम डाइल्यूटेड साइड टू कॉन्सेंट्रेटेड साइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस मूवमेंट, अगर आपने इस मूवमेंट को या आपने इस प्रोसेस को रोकना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रेशर ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड साइड। द अमाउंट ऑफ प्रेशर नीडेड टू कम्प्लीटली स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि आप अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, वो प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स सोलली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑस्मोसिस जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन की ही वजह से हो रहा था, क्योंकि एक तरफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम अमाउंट में थे और दूसरी तरफ ज़्यादा अमाउंट में थे, तो इसी वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा था। और चूँकि ऑस्मोसिस को प्रोसेस को रोकने के लिए ही हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे सॉल्यूशन के ऊपर, तो ये प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ही एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा। द मोर द सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व द ग्रेटर द ऑस्मोटिक प्रेशर। जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे कॉन्सेंट्रेटेड साइड के ऊपर, उतना ही ज़्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक सके। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसको मेजर किया जाता है एटीएम यूनिट के अंदर, चूँकि प्रेशर है और प्रेशर का केमिकल यूनिट एटीएम होता है। अच्छा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का टॉपिक ख़त्म होता है। बस एक लास्ट ऑस्मोसिस की डिमॉन्स्ट्रेशन है। एक ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया हुआ है, जिसमें हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। प्योर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल हमने वाटर ही लिया हुआ है, और अगर इसमें प्योर सॉल्वेंट है तो उसका मतलब इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस कंटेनर की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। अब इस कंटेनर के अंदर हमने एक इन्वर्टेड बॉटल रखी हुई है। इन्वर्टेड बॉटल का मतलब एक बॉटल को उल्टा करके रखा हुआ है, और इस बॉटल में कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन शामिल किया हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें पानी और चीनी को मिक्स करके इस बॉटल के अंदर डाल दिया, और फिर इस बॉटल को उल्टा करके इस कंटेनर में डाल दिया, और इस बॉटल के मुंह के ऊपर हमने लगा दी है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देगी, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी। यानी कि अब इस बॉटल के अंदर जो शुगर के पार्टिकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट, वो यहाँ से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस बॉटल से बाहर भी जा सकते हैं और इस बॉटल के अंदर भी आ सकते हैं। सही। अब मेरे पास इस सिस्टम में दो चीज़ें मौजूद हैं। एक ये कंटेनर जिसमें प्योर सॉल्वेंट मौजूद है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और दूसरा ये इन्वर्टेड बॉटल जिसमें मेरे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है, और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस सॉल्वेंट। तो यहाँ पर एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं टू अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन।
यानी कि इस सिस्टम के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस कंटेनर से इस इन्वर्टेड बॉटल के अंदर, ताकि कंटेनर और बॉटल की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वलाइज हो सके। तो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, वो कंटेनर से इस इन्वर्टेड बॉटल के अंदर जाने लगेंगे। और आप कलर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनिशियली जो शुगर सॉल्यूशन था उसका कलर डार्क था और अब वो कलर लाइट हो चुका है, जिसका मतलब है कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें आ चुके हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है। सही, ये हो गया ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए मुझे जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो कहलाता था ऑस्मोटिक प्रेशर। और मुझे कितना ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जितना इस इन्वर्टेड बॉटल के अंदर पानी फिल हुआ है, यानी कि इस पॉइंट तक। तो एक और बात, ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है कॉन्सेंट्रेटेड साइड पर, यानी कि वो प्रेशर जो कि मैं इस इन्वर्टेड बॉटल से अप्लाई करूँगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, और वो प्रेशर जो है इस सॉल्वेंट पार्टिकल्स की डिसोल्यूशन को रोक देगा इस शुगर सॉल्यूशन में होने से। तो वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। ऑस्मोसिस का प्रोसेस मतलब इस कंटेनर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आना रोक देगा। राउंड बॉटम फ्लास्क कह दिया मैंने, सॉरी, इसको इन्वर्टेड बॉटल के अंदर आना कम कर देगा। किस चीज़ का? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। तो वो प्रेशर जो कि इस इन्वर्टेड बॉटल के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, जिसकी वजह से इस कंटेनर से इस इन्वर्टेड बॉटल में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए, तो वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम बात इंग्लिश में बराबर में लिखी हुई है, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी रीड करने वाली बातें थीं, इन सारी बातों को एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर आप नोट्स खोलेंगे तो नोट्स के अंदर आपके पास इस टॉपिक के लास्ट में ऑस्मोसिस की कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, उसमें से स्टार्टिंग की 2-3 जो आपको आसान लगें उनको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ख़त्म होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी के साथ साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक भी ख़त्म होता है। कुछ बातें हैं इसके बाद, ज़रा सुन लीजिएगा उनको। तो बात ये है कि इस टॉपिक के बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है, जो कि पार्ट 6 है, जो कि कोलॉइड्स के ऊपर है। और कोलॉइड्स का टॉपिक मुश्किल नहीं है, कोलॉइड्स का टॉपिक ऐसा भी नहीं है कि जिसमें कोई समझने वाली चीज़ हो। उस टॉपिक के अंदर इंफॉर्मेशनल चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और वो आपको रीडिंग करने से आ जाएंगी। तो इस लास्ट टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन स्टिल मैंने इसकी लेक्चर स्लाइड्स तैयार की हुई हैं। तो उन लेक्चर स्लाइड्स के अंदर कोलॉइड्स के टॉपिक में 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, कोलॉइड्स का सिंपल इंट्रोडक्शन, जो कि हम चैप्टर के स्टार्ट में भी कर चुके थे, कि कोलॉइड्स एक ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम में कुछ डिस्पर्स्ड फेस सस्पेंड कर रहे होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में, आप एक दफ़ा उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगी और कोई मुश्किल चीज़ है भी नहीं। दूसरी चीज़ इंट्रोडक्शन के बाद है कोलॉइड्स की टाइप्स, एक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स और दूसरे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। यानी कि अगर हम डिस्पर्जन मीडियम वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे कोलॉइड्स जिनमें डिस्पर्स्ड फेस इस वाटर के साथ अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे कोलॉइड्स में वो हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। और जिसमें डिस्पर्स्ड फेस जो है वो डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्शन शो नहीं करता, तो ऐसे कोलॉइड्स हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स कहलाते हैं। आप एक दफ़ा प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैंने स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल्स भी शामिल की हुई हैं। सही। फिर तीसरी चीज़ है कोलॉइड्स की मज़ीद टाइप्स, जो कि डिपेंड कर रही हैं डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम की फेज़ के ऊपर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी तरह से कोलॉइड्स की भी 8 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम का फेज़, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। तो उन 8 फेज़ के नाम देख लीजिएगा, साथ में उनकी एग्जांपल देख लीजिएगा, स्लाइड्स के अंदर सब लिखा हुआ है। और लास्ट चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। तकरीबन 6 से 7 प्रॉपर्टीज़ हैं कोलॉइड्स की, नोट्स में भी आपके पास लिखी हुई हैं, लेकिन स्लाइड्स के अंदर मैंने इनको मज़ीद डिटेल में विद एग्जांपल्स लिख दिया है। तो आप इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक आपको रीड करने से समझ आ जाएगा कोलॉइड्स का। इसकी लेक्चर स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हैं, आप चैप्टर 10 वाले फ़ोल्डर में से इसको
देख के रीड कर लीजिएगा। और ये टॉपिक रीड करने के बाद जब आप चैप्टर 10 कंप्लीट कर लें तो मुझे बता दिएगा, मैं इसके MCQs जो हैं वो क्लास के अंदर करवा दूँगा। टेक्स्ट बुक MCQs की बात कर रहा हूँ। वैसे इस चैप्टर के MCQs और साथ में इसके जो पास्ट पेपर के MCQs हैं वो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं क्लास के अंदर फ़िज़िकली उन MCQs को देख लूँगा, लेकिन तब जब आप चैप्टर 10 की सारी वीडियोस देख चुके होंगे तो, क्योंकि चैप्टर 10 में भी बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो कि थ्योरी बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ बहुत कम है। तो जब आप लोग सारे लेक्चर्स देख लें तो मुझे क्लास में आके बताइएगा, तो मैं करवा दूँगा MCQs। यहाँ पर आपका जो चैप्टर 10 है वो ख़त्म होता है।